अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वर्तन दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020 ख़त्म होने के बाद इस वक्त बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि आरजेडी बहुमत से थोड़ी पीछे रह गई। कांग्रेस अपनी हार को छुपाते हुए एआईएमआईएम को बदनाम कर रही है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि कभी भी अब कांग्रेसी गुलाम, कांग्रेसी मुसलमान और अनबक दोबारा एमआईएम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। जहां पर कांग्रेस ने 70 सीट आरजेडी से लेकर लड़ी थी, उन 70 सीट में कांग्रेस सिर्फ 19 सीट पर ही कामयाबी हासिल कर पाई। बाकी पूरी की पूरी 51 से भी ज्यादा सीट उसने बीजेपी को जितवा दिया। लेकिन यह बात चूंकि वो नहीं चाहता कि मीडिया पैनल या और लोग इस पर ध्यान दे कि 70 सीट में 19 सीट पर ही सिर्फ कांग्रेस जीती, बाकी 51 सीट पर बीजेपी को उसने जिता दिया, वोट कटवाकर या किसी भी तरीके से। लेकिन उसने एमआईएम पर इल्जाम लगा दिया। और आज मैं उन 20 सीटों का डिटेल में जिक्र करूंगा जिस पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा। तो आप सब कॉपी कलम पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान से इस वीडियो को समझना लास्ट तक कि किस तरीके से एक सीट पर एमआईएम की वजह से बीजेपी जीती, लेकिन उस पर भी आधा अधूरा इल्म लेकर लोग बात कर रहे हैं। और पूरी की पूरी 19 सीट पर एमआईएम ने कैसे 5 सीट जीतकर भी तमाम जगह से बीजेपी को हरा दिया। और अगर एमआईएम 20 सीट न लड़ती तो आज आरजेडी या कांग्रेस की इतनी भी सीट नहीं आती, बल्कि बीजेपी और 20 सीट मेजोरिटी में होती। एमआईएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा वो 20 सीट के नाम कोचाधामन, बैसी, अमौर, जौकीहाट, बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, शेरघाटी, साहेबपुर, कमल, सिकता, अररिया, फुलवारी, मनिहारी, कस्बा, नरपतगंज, साहेबगंज, रानीगंज, परनपुर, बरारी और छातापुर वगैरह। इन 20 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें से 5 सीट पर एआईएमआईएम ने बहुमत से जीत हासिल की और उसके विधायक चुनकर आ गए। बाकी 15 सीट में से करीबन 9 सीट में आरजेडी, कांग्रेस या सीपीएम ने जीत दर्ज की, यानी महागठबंधन। 20 सीट में से 14 सीट या तो एमआईएम जीती या तो महागठबंधन जीती। हम 6 सीट की बात करेंगे जहां पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा और वहां पर बीजेपी जीत गई, लेकिन इसमें एमआईएम के 1% भी फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसमें पूरा का पूरा फॉल्ट आरजेडी, कांग्रेस या फिर उनके महागठबंधन के उम्मीदवारों का है। सबसे पहला नारपतगंज में बीजेपी को 77,962 वोट मिले और वहां पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार ने 56,359 वोट लिया, यानी आरजेडी को जो वोट घटा वो कम से कम 20,000 वोट घटा। और वहां पर एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारकर 5,000 वोट लिए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर एमआईएम वहां पर कैंडिडेट ना उतारती तो सिर्फ 5,000 वोट आरजेडी का बढ़ जाता और उसका वोट 61,000 हो जाता। और यहां पर बीजेपी को 77,000 वोट मिला है, तो कैसे एमआईएम यहां पर जिम्मेदार हो गए? बल्कि जिम्मेदार आरजेडी, उसका करप्शन और उसके उम्मीदवार हैं जो वहां से वोट हासिल न कर सके। तो नारपतगंज बीजेपी ने अपने बलबूता पर जीत लिया, एमआईएम ने यहां पर वोट काटने का कोई भी रोल अदा नहीं किया। दूसरा सीट साहेबगंज, वहां से जीतने वाली पार्टी का नाम है वीआईपी। यह वो पार्टी जो पहले आरजेडी के साथ गठबंधन में थी, तेजस्वी यादव के घमंड तेवर की वजह से वो बीजेपी में चले गया, वो चले गए एनडीए में। वीआईपी को वहां पर मिली 81,036 वोट, 81,000 वोट उसको मिला। और वहां पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी का प्रत्याशी उतरा जिसने 65,643 वोट लिए। इसको वहां पर वीआईपी को हराने के लिए वोट की जरूरत थी करीबन 15,000 और वहां पर एमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारा जिसको मात्र 4,048 वोट मिले। अगर एमआईएम साहेबगंज में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो आरजेडी को मात्र 4,000 वोट का फायदा होता और उसको 69,643 वोट मिलता, जबकि वीआईपी को 81,000 वोट मिला है। तो 20-20 हजार वोट से हारने वाला आरजेडी किस तरीके से एमआईएम को बदनाम कर सकती है? तो यहां पर भी एमआईएम ने वोट कटवा का रोल बिल्कुल भी अदा नहीं किया। तीसरा सीट परनपुर, माफ करना, रानीगंज में जेडीयू का उम्मीदवार जीत गया। वहां पर एमआईएम उतरा और वहां पर एमआईएम को 2,411 वोट मिला और कांग्रेस को 79,475 वोट मिला। और कांग्रेस को मात्र सिर्फ और सिर्फ 2,500 वोट की जरूरत थी, जो कि एमआईएम ने काट लिया। लेकिन अब यहां पर भी मैं एमआईएम को जिम्मेदार नहीं दूंगा, और ये इसका डिटेल में जब आपको बताऊंगा जमीन आपका पैर नहीं से जमीन खसक जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए रानीगंज के बाद में वीडियो के आखिर में बताऊंगी आखिर में उधर पर आखिर में हुआ क्या। चौथी सीट परनपुर, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता 71,220 वोट के साथ।
वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने 65,626 वोट हासिल किए। उसको वहां पर बीजेपी को हराने के लिए 6,000 वोट की जरूरत थी। और वहां पर एमआईएम ने जो अपना प्रत्याशी उतारा उसको 438 वोट मिले, मात्र 438 वोट। अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी न भी उधर उतारती तो भी वहां पर कांग्रेस को 66,000 वोट मिलते। फिर भी 5,000 वोट कांग्रेस को कम पड़ता, तो एमआईएम को वहां पर उतारना ना उतारना बात बराबर। उसने वोट कटवा, कोई रोल नहीं देखा। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की गलती है जिसने वहां पर वोट लाने में नाकाम हुआ। बरारी, जहां पर जेडीयू का उम्मीदवार जीता 81,320 यानी 81,320 वोट के साथ, वहां के आरजेडी उम्मीदवार ने 70,473 वोट लिए और वहां पर उसको हराने के लिए बीजेपी को करीब 10,000 से भी ज्यादा वोट की जरूरत थी और वहां पर एमआईएम ने 6,564 वोट लिए। अगर एमआईएम वहां पर बरारी में अपना उम्मीदवार न भी उतारती तो भी आरजेडी का यह उम्मीदवार बीजेपी को हराने के लिए 5,000 वोट से पीछे हो जाता। तो यहां भी एमआईएम ने वोट कटवा का कोई भी काम नहीं किया। एमआईएम पूरी पाक पवित्र तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। लास्ट छातापुर, जहां पर बीजेपी को 77,322 वोट मिले। इंटरेस्टेड कि आरजेडी को 63,766 वोट मिले, 63,766 वोट मिले। आरजेडी को बीजेपी को हराने के लिए यहां पर 14,000 वोट की जरूरत थी और यहां पर एमआईएम के उम्मीदवार को मात्र 1,801 वोट मिले। अगर एमआईएम छातापुर में अपना कैंडिडेट नहीं उतारती तो यहां पर भी आरजेडी को मात्र 64,000 ही वोट से बैठना पड़ता और फिर भी वो बीजेपी से कम 10-12,000 वोट से हार जाती। तो आप बताइए इन 6 सीटों में कहां पर एमआईएम ने वोट काट दिया? कहीं पर भी नहीं। और जिस रानीगंज के बारे में मैंने कहा कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वहां पर क्या हुआ, रानीगंज ऑलरेडी एनडीए का गढ़ था, वहां पर उसकी बहुत मजबूत परिस्थिति थी। फिर भी एमआईएम ने वहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा क्योंकि रानीगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन मात्र 5% है, सिर्फ 5% है बस। मात्र 5% पॉपुलेशन वाला, मुस्लिम पॉपुलेशन वाला रानीगंज में एमआईएम ने रोशन देवी नामक महिला को टिकट दिया जिसने दावा किया था कि वो वहां से जीत हासिल कर सकती है। तो एमआईएम ने रोशन देवी पर भरोसा करके उसको टिकट दिया ताकि तुम लड़ो। वहां पर कोई हिंदू मुस्लिम वोटिंग था ही नहीं, तो 5% मुस्लिम सिर्फ वहां पर मौजूद था, बाकी पूरा मेजोरिटी नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। तो वहां पर जेडीयू को 81,874 वोट मिले, कांग्रेस को 79,479 वोट मिले और कांग्रेस को यहां पर करीब 2,500 वोट की जरूरत थी और वहां पर एमआईएम के कैंडिडेट रोशन देवी ने 2,411 वोट लिया। अगर वहां पर रोशन देवी नहीं उतरती तो यकीनन वहां पर टक्कर, कांटा का टक्कर मुकाबला हो जाता, फिर आदमी का मेंटेलिटी अलग हो जाता, तो हो सकता है वहां पर कांग्रेस जीत जाती। लेकिन चूंकि ये एक इलेक्शन है, यहां पर ऊंच नीच आगे पीछे हो सकता है, तो मात्र एक सीट ऐसा है जहां पर एमआईएम की वजह से मैं कह सकता हूं कि हां एमआईएम की वजह से, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप रानीगंज का लिस्ट पूरा बाहर करेंगे तो आपको पता चलेगा एमआईएम के सिवा कई सारे और भी पार्टियां थी जिसने हजारों की तादाद में वोट काटा है। तो फिर एमआईएम इसमें क्यों बदनामी हासिल करे? अगर सबको शौक था कि एमआईएम वहां पर इलेक्शन ना लड़े तो बाकी पार्टियों ने वहां इलेक्शन क्यों लड़ा? वहां पर सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए था, बाकी पार्टियां वहां क्या कर रही थी? और अगर आरजेडी को इतना ही डर था कि एमआईएम वोट काट देगी तो यहां पर गठबंधन करके एमआईएम को पीछे हटा के वहां अपना प्रत्याशी उतार देती, या फिर अपना प्रत्याशी हटके सिर्फ एमआईएम उतार देती। तो अब आपको समझ में आया कि यहां पर क्या हुआ है। रानीगंज में भी एमआईएम का कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि वहां पर और भी पार्टियों ने वोट काटा और वो लोग भी जीतने की उम्मीद से आए, जीतने के लिए आए, वहां पर कोई वोट काटने के लिए नहीं आए, क्योंकि एमआईएम ऑलरेडी 5 सीट जीत चुकी है, जो इस बात को दलालत करती है कि बीजेपी का दलाल अकेला कांग्रेस है। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस है। कांग्रेस को 70 सीट जब मिला, आरजेडी ने 70 सीट अपने दिए। हालांकि आरजेडी ने जो 75 सीट हासिल की, अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती और वो पूरे बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ती, मैं लिख कर आपको देता हूं कि आरजेडी के आज अकेले 100 से भी ज्यादा सीट होती। कांग्रेस को उसको सीट देना ही महंगा पड़ा है और कांग्रेस ने 70 सीट में पूरा 19 सीट ही उसने जीत पाए, पूरा 51 सीट उसने बीजेपी को दे दिया। तो सबसे बड़ा वोट कटवा अगर कोई है तो अकेला कांग्रेस है, जिसने 51 सीट हार कर बीजेपी को ऐसा मदद किया कि इतिहास में इतना बड़ा मदद बीजेपी को कभी मिला ही नहीं और कोई दे ही नहीं सकता है। और मैं आज भी कहता हूं कि आज भी
आरजेडी अगर फ्यूचर में भी अगर वो चाहता है तेजस्वी यादव कि वो चीफ मिनिस्टर बने तो उसे कांग्रेस साथ छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह में भी 59 सीट में जहां जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस जेडीयू हुआ, वहां पर वहां के लोगों ने कांग्रेस को लात मारा और सीधा सीधा बीजेपी और जेडीयू को वोट दिया, क्योंकि आज के वक्त के लोग कांग्रेस को देखना तक नहीं चाहते, कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं करना चाहते हैं। तो कांग्रेस को 70 सीट देना ही सबसे बड़ी आरजेडी की गलती थी। आरजेडी को कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीट देना ही नहीं चाहिए था। और आरजेडी की एक और गलती थी कि उसने एमआईएम से गठबंधन नहीं किया। अगर वो एमआईएम को 20 सीट छोड़ देती तो एमआईएम पूरी 20 में 20 सीट जीतकर सामने खड़ी होती और फिर आरजेडी के साथ सपोर्ट कर उसकी सरकार बनवा देती। लेकिन आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने घमंड में आकर उसने सब तरफ से अपना नुकसान किया। पहले तो उसने कांग्रेस को 70 सीट दी, जिसमें उसने 51 सीट हार गई। फिर उसने अपनी घमंड में आकर वीआईपी को छोड़ दिया, उसका डिमांड को नहीं पूरा किया। वीआईपी के आज वीआईपी के पास 4 सीट है और यह पहले तेजस्वी यादव के साथ थी। तेजस्वी के घमंड की वजह से एचएएम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी, जीताराम मांझी साहब की पार्टी भी एनडीए में चले गए, इसकी तेजस्वी यादव के घमंड की वजह से, जिसके पास आज 4 सीट है। अगर तेजस्वी यादव घमंड नहीं आता, इसको चीफ मिनिस्टर बनने इतना लालच ना होता, अगर ये एमआईएम, एचएएम, वीआईपी कांग्रेस को थोड़ा सीट के साथ, सीपीएम के साथ अगर चुनाव लड़ता तो कम से कम इसका अकेला 150 से ज्यादा सीट आ जाता, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। इसी की बेवकूफी, तेजस्वी यादव की बेवकूफी, कांग्रेस के ओवर स्मार्टी की वजह से, दोनों के घमंड की वजह से ही इन लोगों ने इलेक्शन हारा। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम ने जीत तोड़ में इलेक्शन में हिस्सा लिया, मेहनत की, 20 सीट में से 5 सीट जीता, बाकी 9 सीट में कांग्रेस जीती और जो 6 सीट बीजेपी जीती, 6 के 6 कांग्रेस और आरजेडी के नाकामी की वजह से ही वो लोग हारे। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो एमआईएम ने बिल्कुल भी वोट नहीं काटा। मुझे प्राउड है कि मैं मजलिस का साथ देता हूं। मैं आखिरी सांस तक असद साहब का साथ दूंगा, चाहे जो भी कुछ भी असद साहब को बोलना है बोले। रणदीप सुरजेवाला की कोई औकात नहीं कि वो असद साहब को उल्टी सीधा वर्ड बोले, ना ही कांग्रेस की कोई औकात है, ना ही किसी और की, क्योंकि असद साहब भारत का सबसे अजीम लीडर, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द नेशन है। क्योंकि वो है तो फिर बीजेपी को हराना मुमकिन है, अगर वो नहीं तो बीजेपी नहीं हारेगी। क्योंकि अगर एमआईएम बिहार में इलेक्शन लड़ती ही नहीं तो आपको पता है ये जो 5 सीट एमआईएम जीती ये पूरा जेडीयू के खाते में जाती। अगर एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती तो वहां के लोग बेवकूफी बनकर मर जाते और वो लोग जेडीयू को वोट दे देकर सब कुछ खत्म कर देते। तो ये 5 सीट वो था जो जेडीयू का गढ़ था, जहां पर असद साहब ने इलेक्शन लड़ी और 5 सीट जेडीयू के मुंह से खींचकर अपने हिस्से में ले ली। और आज आरजेडी को अगर जरूरत पड़ती तो जरूर आरजेडी का साथ दिया जाता, लेकिन आरजेडी इतना घमंड में है कि मुसलमान वोट इनके बाप की जागीर है। अब मुसलमानों को समझना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कीचड़ उछालने वाले असल में वो पूरी कौम के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, असल में पूरे भारत के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, असल में पूरे दलित के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान देकर इलेक्शन नहीं लड़ते, बल्कि वहां इलेक्शन लड़ते हैं जहां पर कांग्रेस ने, आरजेडी ने और अन्य पार्टियों ने मिलकर वहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं किया, वहां के लोगों को बद से बदतर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण किया, उनका वोट लेकर उन्हीं के साथ बलात्कार कर दिया। इसीलिए वहीं पर ऐसी जगह पर नाहक, जहां पर हक नहीं हुआ, जहां पर जुल्म हो, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ते हैं। चूंकि मुस्लिम में साथ ज्यादा, इसीलिए वहां ज्यादा लड़ते हैं। अगर असद साहब सिर्फ मुस्लिम में इलेक्शन लड़ते तो मुझे बताओ कि रानीगंज में असद साहब क्यों अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि रानीगंज में सिर्फ 5% मुस्लिम है, उनको उम्मीद ही नहीं होना चाहिए। लेकिन रोशन देवी ने ये पूरा मेहनत किया, उन्होंने वहां मेहनत किया, बहुत मेहनत की, उनको लगा कि वहां के लोग उनको वोट दे देंगे, तो असद साहब ने एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर उतारा, उन पर भरोसा किया। लेकिन ठीक है, जीत हार अल्लाह के हाथ में, नहीं हार हुआ, नहीं जीत हुआ, कोई बात नहीं। तो ये जो पोस्ट बना के डालने, ये सब गलत है। खैर, तो बी प्राउड टू बी ओवैसियन, बी प्राउड टू बी अ मजलिस सपोर्टर, बी प्राउड टू बी अ मजलिस वोटर्स। तो हम सब मजलिस के साथ थे, है, रहेंगे और अब इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में देखना बंगाल और उत्तर प्रदेश, असम में ऐसा मजलिस को वोट पड़ेगा, ऐसा मजलिस को वोट पड़ेगा, क्योंकि आज लोगों ने देख लिया कि वोट महागठबंधन किसी और को देकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई दमखम नहीं रखते, मजलिस दमखम रखती है। इसीलिए अब एक तरफा वोट मजलिस को पड़ेगा। हर स्टेट में मजलिस का 10 से लेकर 50 सीट आएगा। जिस किसी को भी बीजेपी को हराने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मजलिस उसे सपोर्ट देगी, लेकिन मजलिस के सिवा किसी और को वोट देकर और उसका एमएलए बिकवाकर मुसलमान और दलित बेवकूफ नहीं बनेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम तेरे बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर कांग्रेस ने वोट काट काट कर कैसे बीजेपी को जिताया, तब आपको मजा ही आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कांग्रेस असल में बीजेपी के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन इसका इल्म किसी को है भी नहीं। कहाँ से हो, कोई के पास टाइम करना पढ़ने लिखने का। एक तो पढ़ लिख के बताओ, वीडियो भी वायरल नहीं कराते हैं लोग। भाई लाइक क्या करो वीडियो में, लाइक करने से ज़्यादा वीडियो वायरल होता है। बस वीडियो देख के निकल लिए, इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ और थोड़ा थोड़ा व्यू है, ठीक है, जो भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कोई परवाह नहीं है।
लेकिन आप सबको भी पढ़ना चाहिए ना, पढ़ के बता रहे तो आप लोग देखते भी नहीं है, और देखते तो ज़्यादा शेयर भी नहीं करते। शेयर करनी चाहिए आप सबको, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। वीडियो को ऑलवेज लाइक करो, ताकि क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है, जितना ज़्यादा वीडियो लाइक होगा उतना ज़्यादा वायरल होगा। और आप सब देखो करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, लेकिन और ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ इल्म की है, मेरे यूट्यूब व्यूवर की नहीं है, बात इल्म की है। ये जो बात मैं बताता हूँ कोई भी नहीं बता रहा आजकल, सब लगे ही वो अपने अपने ज़िंदगी में। खैर, अरे शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू।